हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए कुछ बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है उसके बारे में जानेंगे। पूरे 12th के सिलेबस पढ़ने के दौरान क्या क्या 11th के केमिस्ट्री का पोर्शन यूज में आएगा वो हम लोग जानेंगे। आज इतने टॉपिक को आपको हमेशा रिमाइंड करके रखना है 12th क्लास के लिए। एलिमेंट्स डिटेल्स हैं। एलिमेंट डिटेल्स में आपको तत्वों का नाम, उनका संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये कम से कम 50 तक आपको याद करके रखना है। 30 तक में भी काम चलेगा, लेकिन 50 तक ज़्यादा बेटर है। 50 तक आपको याद रखना है। आपके पास अवेलेबल भी होगा, हम थोड़ा बहुत आपको कोऑपरेट भी कर देते हैं, कुछ दिखा भी देते हैं। एटॉमिक डिटेल्स है, जैसे ये 1 to 30 है, आपका 31 है। इसके बाद 32 to 64, ये है आपका 32, 31 to 64। और ये है 35 to 103 लॉरेंसियम तक। आपको हमने पूरा डिटेल्स दे दिया। चलिए, ये हो गया एलिमेंट्स डिटेल। इसमें से आपको 1 to 30 एनी हाउ, मैं तो बोलूंगा कि आपको 50 तक कम से कम डिटेल्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेडिकल्स आना चाहिए। ये रेडिकल्स इसलिए आना चाहिए कि रेडिकल्स का यूज क्या है, पहले आप समझिए। मूलक, मूलक बताए थे, परमाणु या परमाणु का समूह मूलक कहलाता है। जैसे ये परमाणु है सोडियम, इस पे अगर कोई आवेश आ गया तो ये मूलक है, सोडियम मूलक कहलाता है। ये परमाणु का समूह भी हो सकता है, NH4+ है, ये अमोनियम मूलक है। इसका जो यूज है वो यौगिकों के नाम लिखने में किया जाता है, मतलब नाम से सूत्र लिखने में किया जाता है। जिससे आपको नाम लिखना सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम मूलक Na+ हो गया और कार्बोनेट हो गया CO3 2-। तो ये वैलेंसी एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है। अब वैलेंसी कितना होता है, जितना इसका जितना आवेश है। Na+ पर एक आवेश है, एक तो चार्ज है, इसका मतलब ये है इसका वैलेंसी 1 है। तो ये वाला जो वैलेंसी है इसके गुणांक में चला जाता है, और ये वाला जो दो संयोजकता वैलेंसी है ये इसके गुणांक में आ जाएगा। तो लिखाएगा Na, यहाँ 2 आ जाएगा, और CO3 यहाँ एक गुणांक जा रहा है, तो गुणा में एक को नहीं लिखते हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा Na2CO3। तो ऐसे यौगिकों के सूत्र लिखने में रेडिकल का मूलक का उपयोग होता है। और दो तरह के रेडिकल होते हैं, जिस पर धन आवेश है उसको धनात्मक मूलक, पॉजिटिव रेडिकल, और जिस पर ऋण आवेश है उसको ऋणात्मक मूलक, नेगेटिव रेडिकल बोलते हैं। ये दो तरह के रेडिकल हो गए। तो ये रेडिकल भी आपको याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही 10-15 दोनों में याद होना चाहिए। और उसका भी टेबल आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं कि कौन कौन से रेडिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए, कुछ निगेटिव रेडिकल्स हैं। एक तो अमोनिया है, शुरुआत में जो दे दिया है वो तो पॉजिटिव रेडिकल है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी निगेटिव रेडिकल्स ही हैं इसमें। ये टेबल है निगेटिव रेडिकल्स का।
इसके बाद कुछ अन्य पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। ये टेबल थोड़ा उससे डिफरेंट है, रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें थोड़ा गलत किया हुआ है। नेम में सिंबल होना चाहिए था, सिंबल में नेम होना चाहिए था। अब वैलेंसी जितना चार्ज है उतना ही होगा। जैसे हाइड्रोजन है, उस पर उसका जो सिंबल है H प्लस है, तो H प्लस मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 होगा। जितना चार्ज उतना ही वैलेंसी, जितना जिस पर चार्ज होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा। जैसे एल्युमिनियम पर Al3 है, प्लस है, तो 3 प्लस है मतलब 3 ठो चार्ज है, इसीलिए इसका वैलेंसी 3 होगा ऐसे। और एक टेबल और है निगेटिव रेडिकल्स का कुछ ये। चलिए, तो ये हो गया रेडिकल्स के बारे में और एलिमेंट्स के डिटेल, ये आपको इतना कंप्लीट रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3 तरीके से लिखा जाता है। एक कक्षा के हिसाब से, उप कक्षा के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से। कक्षा के हिसाब से जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो बोर ब्यूरी योजना, नियम है, सिद्धांत है, उनके अनुसार लिखा जाता है। इसमें एक ही नियम है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, और n जो ही कक्षा संख्या है, मतलब दूसरा कक्षा है, तो दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2 होता है, तो दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2 है, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, ये 2 दूना 4 गुना 8 हो जाएगा। दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अधिकतम 8 का तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, कम रह सकता है, जरूरत के अनुसार 6 रह सकता है, 5 रख सकता है, ये बात है। ये कक्षा के हिसाब से था। फिर उप कक्षा के हिसाब से होता है, तो उसमें उप कक्षा में एक ऑर्डर है, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4s लेस देन 3d। इतना तक में 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, 30 तक के तत्वों का। और आगे होगा, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, हम थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। ये उपकक्षा के हिसाब से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए काफी है। 1s का मतलब है पहला कक्षा का s। ये जो नाभिक है, बगल में से जो वृत्तीय पथ है जिनको कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, तो पहला कक्षा में एक उपकक्षा होता है s, दूसरा में 2 sp, तीसरा में 3 spd, चौथा में 4 उपकक्षा होता है spdf, और इसके बाद फिर 4 ही रहता है उपकक्षा, पांचवा में 5 नहीं होता है, 4 ही उपकक्षा spdf, ये रिपीट करते जाता है। ये 1s का मतलब है कि s सारे जगह पे है, पहला कक्षा में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है। तो 1s का मतलब है कि पहला कक्षा का s। 2s का मतलब है दूसरा कक्षा का s। 2p का मतलब है दूसरा कक्षा का p, ऐसे। और ये कक्षकों का ऊर्जा का क्रम है। ये 1s लेस देन 2s, 1s छोटा है 2s से, कम है। क्या चीज में छोटा है, क्या चीज में कम है, ऊर्जा में कम है। 1s का जो ऊर्जा 2s से कम है, और यह अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है। और अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो सबसे कम ऊर्जा 1s का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, 1s में जाएगा। ये भर जाएगा तो 2s में जाएगा। और इसमें s का कैपेसिटी 2 का होता है, p का 6 का, d का 10, और f का कैपेसिटी 14 का होता है। ये कैपेसिटी का बात हो रहा है, क्षमता का बात हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिकतम इतना हो सकता है, इससे कम रह सकता है जरूरत के अनुसार। समझिए ये सब लाइक कंटेनर है। आप घर में गैलन लेते हैं, 5 लीटर का गैलन लिए, 4 लीटर का गैलन लिए, 10 लीटर का गैलन लिए, तो गैलन हमने लिया 10 लीटर का गैलन, तो जरूरत के अनुसार 5 लीटर भी उसमें कोई वस्तु रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ऐसा नियम नहीं कि आपने 10 लीटर का गैलन खरीद लिया तो आपको 10 लीटर ही उसमें सामान रखना है, ऐसा तो नियम नहीं है। दुकानदार आके घर चेक करेगा और झगड़ जाएगा, क्या बेवकूफ आदमी है यार,
तुम 10 लीटर का गैलन लिया, 2 लीटर इसमें सामान रखा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल गैलन जैसा है। ये 2 लीटर का गैलन है, ये 6 लीटर का, ये 10 लीटर का, ये 14 लीटर का, और जितना जरूरत है उसके हिसाब से रखते जाना है। जैसे मान लीजिए आयरन 26 के लिए लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले 26 परमाणु संख्या इसका 26 है, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो 26 परमाणु संख्या मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। कितना? 2। इसका 2 ही कैपेसिटी है, भर गया ये। इसके बाद बारी आएगा 2p का, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किसका बारी आएगा? सॉरी, 2s का आएगा 2, फिर 2p का आएगा 6, इसके बाद 3s का आएगा 2, फिर 3p का 6। मिलाते भी जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। 26 इलेक्ट्रॉन लिखना था, अब तक 18 हमने लिख दिया। इसके बाद बारी आएगा 4s 2, और 3d जो है 3d यहां तक 20 हो गया, 26 था, 6 और कट रहा था, यहां 6 हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा। 3d 6 यहां ऐसे लिख दिया, उधर नहीं आ रहा होगा। तो ये उपकक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद आपको तीसरा जो था वो कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। कक्षा के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। एस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक होता है, तो इसको स्क्वायर से ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्बिटल को। 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नीचे से दिखा दिए। इसमें 2 नियम था कक्षा के हिसाब से, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अब एक हुंड का नियम था। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार चारों क्वांटम संख्या, जो क्वांटम संख्या हम लोग पढ़े थे, चारों क्वांटम संख्या का मान किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है जिन सभी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कंडीशन सब पे लागू, कुछ कई ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिसपे 3 क्वांटम संख्या तक समान हो सकता है, हो जाता है, लेकिन चौथा क्वांटम संख्या जो चक्रण है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो इक्वल नहीं होता है। और उस सिद्धांत का यही निष्कर्ष है कि कोई भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर। ये बात है। और हुंड का नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षक डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं ये। तो इनमें ऊर्जा का बंटवारा पहले एक एक करके एक ही दिशा में होता है, फिर डबल करेंगे तो एक ही दिशा में फिर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इसमें केवल एक दो बता देते हैं आपको। जैसे पी में 3 कक्षक है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं भरते जाएंगे, पहले एक एक करके एक ही दिशा में। जरूरी नहीं है तीनों नीचे भी हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर डाल दो तो सब ऊपर, नीचे डाल दो सब नीचे। फिर यहाँ के बाद जब यहाँ आते हैं तो हुंड नहीं कहता है कि ऊपर भरे आप या नीचे, हुंड कहता है कि जो भी भरिए आप एक समान भरिए। लेकिन यहाँ अगर ऊपर भरेंगे तो पाउली के अनुसार गलत हो जाएगा। पाउली ने कहा कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ डालेंगे, ये पाउली के अनुसार कहता है कि नीचे डालो, और जब एक बार नीचे डाल दिए तो हुंड कहता है कि सब जगह नीचे ही डालो, सब जगह नीचे डाल दिए, हो गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका यदि कंप्लीट हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कक्षा के हिसाब से जब लिखते हैं तो बिल्कुल सिंपल है कि जो अंतिम में कक्षा के हिसाब से, जैसे सोडियम का लिखेंगे तो हो जाएगा 281 ऐसे। तो जो इसमें बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहचानना आसान है। अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में इलेक्ट्रॉन, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ अंतिम में इलेक्ट्रॉन 281, 281 है, अंतिम में 1 है, यही एक इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा सोडियम का। यदि उपकक्षा के हिसाब से आपको समझना है, इस उपकक्षा के हिसाब से 1s2 2s2 इसके हिसाब से, तो इसमें तरीका ये है कि बगल में ये जो कक्षा संख्या 1 2 2 3 3 4 3, इसमें बगल में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही अंतिम कक्षा हो जाएगा। वो जैसे 1 2 2 3 3 4 3, सबसे बड़ा नंबर 4 है, ये अंतिम कक्षा यही है। अब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 2। उपकक्षा के हिसाब से ऐसे समझते हैं।
इसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ये समझना है, ये कक्षक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पता चलेगा। कक्षक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऐसे लिखा जाता है, अभी हमने चर्चा किया मुंडर पॉली का, ऐसे लिखते हैं। तो ये कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जोड़ा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। ये 3d6 के लिए जब लिखेंगे तो d का 5 कक्षक होता है, ऐसे 5 कक्षक होता है। देखिए तो 5 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले एक एक करके समान दिशा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन तो 5 लिख दिए, एक और बच रहा है तो ये पहला कक्षा में विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो बताइए, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सब अनपेयर्ड है ना, अकेले हैं, जैसे आप अकेले हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। आप अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। आप अनपेयर्ड हैं, हम पेयर्ड हैं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है? 4। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां एक एक दिखेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत पीरियड डिसाइड करना, कौन सा वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, कौन सा ब्लॉक का है। ये 3 चीज आपको डिसाइड करने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही डिपेंड करता है। थोड़ा चर्चा करते हैं आपको जल्दी से शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, कभी भी वो यूज में आ सकता है। पीरियोडिक टेबल में आपको आवर्त, ब्लॉक, वर्ग आता है। आवर्त, ब्लॉक और वर्ग। चलिए समझिए, ये जो आवर्त है, आवर्त पीरियड, ये आवर्त जो पीरियोडिक टेबल में 36 कतारें हैं उसको बोलते हैं आवर्त, और इसकी कुल संख्या 7 है। कितनी संख्या? 7। और ये जो 7 आवर्त हैं इसका निर्धारण कैसे होता है समझिए। ये जो आवर्त है इसका निर्धारण होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता हो, ये हो गया। इसके बाद ब्लॉक का निर्धारण कैसे होता है? तो ब्लॉक का निर्धारण है, 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ। अंतिम इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जिस उपकक्षा में प्रवेश करता हो। और जो वर्ग है, वर्ग का जो निर्धारण है वो होता है ब्लॉक के हिसाब से। एस ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है समझिए। एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला है वर्ग बराबर अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन, एकदम शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिए हैं। अंतिम एस का क्या तात्पर्य है आपको बताते हैं। पी ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर फॉर्मूला है अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन प्लस पी में इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ये फॉर्मूला है पी ब्लॉक का कोई तत्व होगा उसके लिए। और डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला है डी ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर फॉर्मूला है अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन प्लस डी में इलेक्ट्रॉन
ये हो गया डी ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आवर्त ब्लॉक वर्ग। एफ ब्लॉक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि एफ ब्लॉक का कोई भी तत्व है वो फिक्स है कि तीसरा वर्ग में जाता है। आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं तीसरे वर्ग में आते हैं, उसका ग्रुप तीसरा होता है, थर्ड ग्रुप। एग्जाम्पल हम इधर कराते हैं आपको। पीरियोडिक टेबल तक का टॉपिक समाप्त हो गया, तो ऊपर हम मिटाते हैं थोड़ा बहुत। देखिए एग्जाम्पल जल्दी से करते हैं। मान लीजिए कि एल्युमिनियम का हमें लिखना है, मतलब एल्युमिनियम का आवर्त ब्लॉक वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उप कक्षा के हिसाब से। 2p6 3s2 3p1, ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन के लिए, एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप कुछ और नहीं समझिएगा, हम बार बार आकर के देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा ऊपर लिख रहे हैं, तो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, और कोई चाय चुक्कड़ का उपाय नहीं है। अभी तो पढ़ाने के बाद ही कुछ हो पाएगा, फिलहाल तो कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है। 3s2 और 3p1 ये हो गया। ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत समस्या है। समस्या ये है, क्लास में जब मन हुआ कुछ फाकी मार दी, अब वीडियो बना के फाकी का मारिएगा तो इसका बहुत लॉस है। जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, जल्दी। ये प्रेशर आता है कि वीडियो लंबा जा रहा है। ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, लेकिन हम हैं, हम वीडियो में फाकी मार ले रहे हैं। आवर्त निकालना है। देखिए आवर्त के लिए क्या कहा गया, आवर्त जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है, वो कक्षा का बात हो रहा है। कक्षा देखिए ये है 1 2 2 3 3, ये कक्षा है। और 13 इलेक्ट्रॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 13वां इलेक्ट्रॉन। तो पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा चौथा ये है, 5वां से 10वां यहां है, 11वां 12वां यहां, 13वां यहां है। जो 13वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरा में आया है, इसीलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है 13वां इलेक्ट्रॉन तीसरा में गया है, मतलब अंतिम कक्षा तीसरा है, इसीलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। एक और सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं कि कुछ नहीं सोचना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके अब बगल में नंबर देखना है, 1 2 2 3 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 3 है, 2 चक आया है, तो सबसे बड़ा नंबर 3 है, इसीलिए इसका जो आवर्त है वो 3 हो जाएगा। ब्लॉक क्या होगा, तो ब्लॉक के लिए देखना होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में गया है, फिर वही अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 13वां इलेक्ट्रॉन। तो इसका 13वां इलेक्ट्रॉन यहां है, किसमें, पी में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, इसीलिए इसका ब्लॉक पी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। और जो वर्ग है, तो वर्ग के लिए फॉर्मूला देखिए, पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला है वर्ग बराबर अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन। अंतिम एस कहने का तात्पर्य है कि यहां एस 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, तो 3 जगह एस आया है। अंतिम एस मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे अंतिम वाला एस, किनारे वाला एस, तो किनारे वाला 3s है, तो 3s में इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस, प्लस लिखा हुआ है ना यहाँ, p में इलेक्ट्रॉन, अंतिम p इलेक्ट्रॉन कौन है, यहाँ p भी 2 जगह आया है, 2p और 3p है, तो अंतिम p मतलब ये वाला, तो अंतिम p मतलब 3p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम s में, अंतिम p में प्लस 10 जोड़ा हुआ है, प्लस 10, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जो एल्युमिनियम है उसका वर्ग 3 है, ब्लॉक p ब्लॉक है, और वर्ग 13 है। ये ऐसे डिटेल्स आपको आना चाहिए, ये शॉर्ट में आपको फॉर्मूला वगैरह सारा चीज क्लियर कर दी है। अब आगे आइए, एक VSEPR थ्योरी है, केमिकल बॉन्डिंग का ये है टॉपिक, VSEPR थ्योरी है,
उसके अनुसार आपको प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है, प्रसंकरण sp3 sp2 ऐसे करके। तो इसमें एक छोटा सा बात है, जल्दी से उसको हम कंप्लीट करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें जानना है। एक प्रसंकरण के हिसाब, पहला तो प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्ञात करने आना चाहिए, कैसे ज्ञात किया जाता है, और दूसरा है कि प्रसंकरण के हिसाब से और उसके उपस्थित लोन पेयर के हिसाब से आपको आकृति डिसाइड करने आना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा, उसका भी एक टेबल होता है। जैसे प्रसंकरण पहले बताते हैं कैसे निकालना है। प्रसंकरण जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका संख्या आप समझिए पहले। संख्या के लिए होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कोई भी अणु में लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझते हैं ना, जो जो इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग ले लिया बॉन्ड पेयर कहलाया, जो बंधन में भाग नहीं लिया वो लोन पेयर कहलाया। तो दोनों निकालना पड़ेगा। प्रसंकरण का फॉर्मूला है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे निकलता है? बॉन्ड पेयर मतलब बंधन की संख्या। कैसे निकलता है? इसका है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8, ये फॉर्मूला है। किसका? बॉन्ड पेयर का। और लोन पेयर का फॉर्मूला है, इसमें जो भागा दे के आएगा शेष अब बटा 2, ये जो भागफल के बाद जो आएगा शेष वो अब बटा 2 से भागा देंगे, लोन पेयर निकल जाएगा। बस यही प्रसंकरण का है, बिल्कुल शॉर्ट है, एकदम सिंपल सी बात है। आपको निकाल के बतलाते हैं पहला एग्जांपल। जिससे मान लीजिए कि CO2 का हमें निकालना है प्रसंकरण। तो यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले बॉन्ड पेयर निकालते हैं, तो बॉन्ड पेयर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु है, कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन का 1 परमाणु है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। अरे नहीं, परमाणु संख्या 6, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 4 होता है। अब प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। इसका कई गो परमाणु है? 1 परमाणु में 6 गो इलेक्ट्रॉन संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 गो परमाणु है ऑक्सीजन का, तो 6 दूना के 12 हो गया और बटा 8। तो 6 दूना 12 और 4 16 बटा 8 हो गया। कितना हो गया? 6 दूना 12 और 4 16 बटा 8। तो कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 आया। कितना आया? 2 आया। और शेष कितना आया? शेष 0 आया। तो जब शेष 0 आ गया तो लोन पेयर कितना आएगा? शेष बटा 2 करेंगे तो शेष तो हमारा 0 आ गया है, तो 0 बटा 2 बराबर 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं। तो इसका प्रसंकरण का संख्या कितना है? प्रसंकरण का संख्या है 2 + 0। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यहां थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है। तो इसका बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है, तो प्रसंकरण 2 आ गया। प्रसंकरण 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कैसे लेना है अच्छे से समझिए। हमारा उपकक्षा होता है SPDF। एस का 1 कक्षक, P का 3 कक्षक, D का 5 कक्षक, बस इतना ही यूज में है। जितना लेना है जय गो कक्षक वो यहां से एस से शुरू करना है। हमें क्या को जरूरत है? अभी 2 ठो, तो 2 जरूरत है तो 1 एस का लेंगे, 1 पी का लेंगे। 3 जरूरत होता तो 1 एस का लगातार लेना, किसी को छोड़ना नहीं है। 6 का जरूरत होता तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक हो जाता, 6 में तो बोल देते। एस का 1 है तो केवल एस बोलेंगे। पी का क्या? 3, तो SP3 मतलब 3 गो पी। और डी का क्या? 2 ठो, तो SP3D2। इसी को प्रसंकरण ऐसे ही बोलते हैं। एक बार फिर से आपको जल्दी से रिपीट करते हैं। जितना संख्या आएगा उसको एस से शुरू करना है। 4 कक्षक लेना है हमें। प्रसंकरण का संख्या 4 आया, तो 4 आया तो एस से शुरू करेंगे। एस पी 4 को लेना है, तो 1 2 3 4, 1 एस का और 3 गो पी का, उसी को लिखते हैं SP3। SP3 का तात्पर्य है कि एस 1 और पी 3। ऐसे प्रसंग निकालना। इसमें एक और बात ऐड करना है, जहां हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे CH4 है, बस एक ही बात इसमें है, जहां हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 1। लेकिन इस विधि से जब हम बॉन्ड पेयर निकालते हैं तो हाइड्रोजन का केवल एक ही नियम है, केवल हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है उसको 1 न लेकर के 7 लेते हैं।
हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं 7। जैसे CH4 का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 1 नहीं 7, और टोटल कितना परमाणु है 4 गो, तो एक परमाणु का 7 लेना है। ये होता नहीं है, होता तो एक ही है, लेकिन लेना है, नियम है ऐसा कि हाइड्रोजन के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो हाइड्रोजन का 7 ले लेंगे और 4 परमाणु है तो 7 28 और 4 कार्बन का 32, 32/8 हो जाएगा। एक ये बात समझना है। दूसरे ये तो नहीं लिखे हम लोग, 2 है तो 2 के लिए क्या लेंगे, केवल एक एस का एक पी का, तो लिख देंगे Sp, हो गया। Sp प्रसंकरण है इसका। लोन पेयर कितना है 0। तो इसमें एक टेबल आता है, अभी हम टेबल आपको सर्च करके देखते हैं, दिखा देते हैं। Sp प्रसंकरण Sp हो, वैसे अणु जिसका प्रसंकरण Sp हो, लोन पेयर 0, उसका जो आकृति है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। ऐसे आपको टेबल वाइज एक टेबल देंगे आपको, हम बताएंगे, वो याद करना पड़ता है इसके आकृति के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको डायरेक्ट प्रसंकरण निकल जाता है उसके स्ट्रक्चर से। अगर आपको स्ट्रक्चर संरचना बनाने आता है तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें केवल बॉन्ड पेयर के जगह पर सिग्मा बॉन्ड लिख देना है। क्या लिख देना है, सिग्मा बॉन्ड, माने सिंगल बॉन्ड वाला। और लोन पेयर वैसे ही रहेगा। CO2 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए यहाँ। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इस पर भी हम डिटेल्स जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे। तो CO2 ऐसे है, अभी डबल बॉन्ड है तो इसमें एगो सिग्मा ये है, इसी ये भी डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा कितना, 1 और 1 2, तो सिग्मा हो गया 2। और लोन पेयर, कहीं लोन पेयर नहीं दिख रहा है, लोन पेयर दिखता है आंख से, ये अपना जो आंख इससे दिखता है, बिंदु रहेगा इसे दो ठो, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये कि इसमें लोन पेयर नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 ठो है, इसीलिए इसका प्रसंकरण का संख्या 2 है। तो स्ट्रक्चर से भी आप प्रसंकरण निकाल सकते हैं। तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से BSAPR थ्योरी के अनुसार प्रसंकरण डिसाइड करने आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आकृति भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको BSAPR थ्योरी के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर तो पूरा चैप्टर ही है, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर था उसी में आपको पढ़ना था। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसी में ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने के लिए बताया गया था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको नियम तो ऐसे है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल करके आपको जल्दी से समझाते हैं। कोई भी तत्व रहेगा, कोई भी तत्व, बस थोड़ा बहुत किसी किसी का अलग होगा। हाइड्रोजन का 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दिए, ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का 2 होगा, एक +1 होगा एक -1 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 कब होगा, जब ये अधातु के साथ आएगा तो +1, और जब ये धातु के साथ आ जाएगा, धातु के साथ, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा, कुछ अपवाद को छोड़ करके, OF2, O2, F2, H2O2, ऐसे कुछ इन अपवादों को छोड़ करके बाकी जगह सभी जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 और -1। ये नियम याद रखना है 2 ठो। और तीसरा नियम ये याद रखना है कि कोई भी परमाणु हो जब मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था मतलब अकेले, अकेले मतलब ये भी अकेले ही है। P4 मतलब है 4 परमाणु है फास्फोरस का, लेकिन चारों तो एक ही है ना, फास्फोरस का ही है, इसीलिए ये भी एक ही कहलाता है, यानी एक ही तरह का इसमें परमाणु है, अकेले है, इसीलिए P4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या बोला जाएगा तो क्या होगा 0। मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो बोला बताइए सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, इसका भी 0 ही होगा। मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। हाइड्रोजन का अधातु के साथ रहेगा तो +1 और धातु के साथ रहेगा तो -1। ऑक्सीजन का इन अपवादों को छोड़ करके हमेशा -2 होगा। ये 3 नियम ये याद रखना। चौथा बता रहे हैं आपको, चौथा नियम ये है कि धातु का ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता के बराबर प्लस में और अधातु का संयोजकता के बराबर माइनस में, बस यही बात याद रखना है आपको। 4 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, बस इतना बात याद रखना है। और सभी किसी भी यौगिक हो, अणु हो, ऑक्सीकरण संख्या सभी परमाणुओं का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है, सॉरी आवेश के बराबर होता है, जितना उस पर आवेश है। जैसे H2SO4 है तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो सभी का जो ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा
वो शून्य के बराबर होगा। क्यों शून्य के बराबर? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब कोई आवेश भी आंखें से दिखाई देता है, जो आपका मेरा आंख है इससे। तो H2SO4 मान लीजिए सल्फर का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हाइट जिसका निकालना है उसका कुछ मानना पड़ेगा और बाकी का नियम के अनुसार लिखना पड़ेगा, जो 4 नियम का भी हम चर्चा कर रहे थे। हाइड्रोजन का खुद से लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन किसके साथ आया है? सल्फर ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ऑक्सीजन अधातु है, तो इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +1 होगा। कै गो हाइड्रोजन है यहाँ? 2 ठो, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। प्लस सल्फर का तो निकालना है, तो इसका निकालना है, तो x कै गो है सल्फर? 1 गो, तो 1 से गुना कर दिए। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना? हमेशा -2, कुछ अपवादों को छोड़कर जो बता दिए आपको। कै गो ऑक्सीजन है? 4 गो। बराबर क्या? यहाँ कै गो आवेश? कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं तो बराबर 0, आवेश रहता तो लिखता। तो हो जाएगा 2 + x - 8 बराबर 0, तो x बराबर +6 हो जाएगा। गणित भी बहुत बेहतर है, अपने जमाने में गणित में नंबर लाते थे हम। देखें कितना जल्दी +6 कर दी। पहला एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल है NH4+ है। NH4+ में आपको नाइट्रोजन का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका x, ऐसे झुके हुए मतलब समझ रहे हैं कि थक गए हैं। यहाँ पे एक रेक है टेबल जैसा, उसी टेबल पे हाथ आराम से रख करके आराम से चलते रहता है। NH4+ है, नाइट्रोजन x है, एक ही परमाणु है तो एक से गुना कर दिए। प्लस हाइड्रोजन किसके साथ आया? नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन अधातु, इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। अभी बताएं कि हाइड्रोजन का अधातु के साथ +1 और धातु के साथ -1, तो हाइड्रोजन का +1 और गुणे कै गो परमाणु इसका? 4 गो, तो 4 से गुना कर दिए। बराबर आवेश 1 ठो प्लस मतलब +1, ऐसे कर दिए, तो हो जाएगा x + 4 और बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगा -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -3 है। चलिए ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसके बाद मोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मोल एकदम सिंपल बात बतला रहे हैं आपको। मोल का 3 फॉर्मूला होता है, संख्या के पद में अलग, द्रव्यमान के पद में और आयतन के पद में। द्रव्यमान वाला थोड़ा बहुत याद रखना है केवल आपको, कि किसी भी यौगिक का पदार्थ का जो मोल होता है वो द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। अब यौगिक होगा तो यौगिक का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, और किसी तत्व का यदि बात होगा तो तत्व का द्रव्यमान बटा उसका परमाणु द्रव्यमान, यही मोल होता है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, ये कुछ तत्वों का आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बीच में आते हैं, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है। इतना आपको हर हाल में याद रखना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा याद रख सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं, ये इतना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो ये कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पूरे 1 साल अभी से लेकर के जितना भी 12th का टॉपिक होगा, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, उस पोर्शन में ये यूज में आएंगे, जितना आपको टॉपिक हमने बताया। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, 1-2 बार देखिए, 2-3 मंथ पर देखिए। तो 2-3 मंथ पर एक बार देखें, काम चल रहा था, फिर लगा कि छूट गया है, कुछ भुला गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो रिवीजन करने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए। तो 2-3 मंथ पर एक वीडियो निकालिए, देखिए, आपका भी भला मेरा भी भला। अरे वीडियो देखिएगा तो मेरा भी भला होगा। तो इसको कंप्लीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।